जय भीम बहुजन साथियों एलीफ इंडिया के इस एपिसोड में हम रजनीकांत इंद्रा आप सबका स्वागत करते हैं। बहुजन साथियों, आज 3 जून है। 3 जून भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव का दिन है। बहुजन साथियों, 3 जून 1995 के दिन भारत की सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सरजमी पर भारत की बहुजन समाज ने अपने बलबूते अपनी हुकूमत की अपनी पहली बार सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के तौर पर भारत महानायिका बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसलिए आज 3 जून 2020 है। मतलब कि बहन जी ने जब पहली बार शपथ लिया था उस दिन से अगर जोड़ा जाए तो आज 25 साल पूरे होते हैं। मतलब कि ये सिल्वर जुबली है। बहुजन साथियों, भारत के वंचित जगत के बहुजन समाज के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का दिन है। इस दिन को बहुजन समाज जो है इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ हम जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा समाज सदियों से गुलाम रहा है। इसके साथ कितनी वंचनाएं इनको झेलनी पड़ी है। इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक हर हक और हुकूक से इनको दरकिनार कर दिया गया था। इनके सारे हक छीन लिए गए थे। इसके बाद जो भारत में बदलाव की एक परंपरा रही है, जो परंपरा लिगेसी जो हम देखते हैं वो गौतम बुद्धा से अगर देखा जाए तो हालांकि गौतम बुद्ध के पहले भी अजीवक चारवाक की विचारधारा होती है, नास्तिकों की एक परंपरा रही है। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत को मोटे मोटे तौर पर 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आस्तिकों की परंपरा होती है, एक नास्तिकों की परंपरा होती है। तो जो बुद्ध से लेकर के आज बाबा साहब फूले पेरियार, मान्यवर रैदास से होते हुए बहन जी तक की जो परंपरा आती है ये नास्तिकों की परंपरा रही है। इन नास्तिकों की परंपरा का जो इतिहास रहा है, बीच बीच में उथल पुथल हुए, सामाजिक बदलाव हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, जिसके चलते देश की जो 85% आबादी है इसको बहुत सारी वंचनाएं झेलनी पड़ी। और इस 85% आबादी का लगभग 20% जो भारत की पूरी आबादी है उसका जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है, जिसको अछूत वर्ग कहते हैं, उसको तो उसकी ज़िंदगानी को बद से बदतर बना दिया गया था। यहाँ तक कि जानवरों से भी बदतर बना दिया गया था। सामाजिक व्यवस्था में इनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। इस संदर्भ में आज यानी कि 3 जून 1995 का जो दिन है, भारत में पहली बार कोई बुद्ध, रैदास, साहू फूले अम्बेडकरी अनुयायी भारत के किसी सूबे का हुक्मरान बना था। यह बदलाव मोटे तौर पर राजनैतिक जरूर प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत में यह बदलाव सामाजिक था, सांस्कृतिक था। ये बदलाव भारत के बहुजन समाज को उसके गौरवशाली इतिहास, उसके शौर्य, उसकी बौद्ध वैचारिकी, उसके अपने महानायक, अपनी महानायिकाओं के संघर्ष गौरव गाथाओं की सफलता का पुख्ता प्रमाण था। ये बदलाव संत शिरोमणि संत रैदास के बेगमपुरा, मान्यवर कांसीराम साहब जो अशोक के भारत की कल्पना करते थे, बौद्ध में भारत की कल्पना करते थे, ये उसका प्रमाण था, उसका आगाज़ था। और ये संत कबीर के जो अमृत देश की बात कबीरदास जी करते हैं, ये उसका आगाज़ था। ये यूँ आप कह सकते हैं कि जो 3 जून 1995 का जो दिन था वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक इतिहास में किस तरह से एक वंचित जगत, किस तरह से बुद्ध, फूले, बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी पर आधारित मान्यवर साहब के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरह से भारत के सबसे बड़े सूबे के हुक्मरान बनती हैं, इसको पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, रिकॉग्नाइज किया। ये अपने आप में भारत में बहुत बड़े बदलाव का सूचक है, समाज में एक बहुत बड़े बदलाव का सूचक है। आज अगर देखा जाए तो भारत में जो बहुजन समाज की, जो दलित समाज की राजनीति है, ये अपने आप में एक जुदा टाइप की राजनीति है, एक बहुत बड़े बदलाव की राजनीति है। जो समाज
या यूँ कहिए कि पूरे के पूरे राजनीतिक डायनामिक्स को ही बदल देती है। आज की जो वंचित बहुजन राजनीति है, अगर उसके परिदृश्य में देखा जाए तो जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार सर कहते हैं कि भारत में जो वंचित जगत या शूद्र या बहुजन समाज की जो राजनीति है वो दो प्रकार की है। एक राजनीति है जो स्वतंत्र है और दूसरी राजनीति है जो परतंत्र है। भारत में अगर देखा जाए सन 84 के पहले आज़ादी के बाद अगर गौर करें तो बड़े पैमाने पर देखा जाए तो भारत में एक प्रकार से यहाँ पर परतंत्र राजनीति रही है, क्योंकि लोग कांग्रेस या बाद के बीजेपी या जनता दल इस टाइप के दूसरे दलों में जा कर के राजनीति किया करते थे। जो शूद्र समाज के बहुत सारे नेता पैदा हुए, वो केंद्र में मंत्री बने, कई सारे स्टेट में मिनिस्टर बने, इनके पास पद मिला, लेकिन इनकी जो राजनीति जिस बुनियाद पर इनको पद मिला वो पद इनका अपनी वजह से नहीं था। मतलब कि जो कुछ इन्होंने अख्तियार किया, जो इनकी राजनीति थी, उस राजनीति में अगर हम गौर करें, अगर उस राजनीति को हम देखें तो उस पूरी की पूरी राजनीति में ना तो इनकी अपनी कोई विचारधारा थी, ना तो इनके अपने कोई नायक थे, ना ही इनका उसमें अपना कोई इतिहास था, ना इनके अपने कोई एजेंडे थे, ना ही इनकी अपनी कोई रणनीति थी, ना ही इनके पास अपना पैसा था। ये जिस पार्टी में कांग्रेस, बीजेपी या अन्य जो बड़े बड़े दल हैं उनके पैसे से इलेक्शन लड़ते थे और सुरक्षित सीटों पर जीत करके संसद भवन, विधानसभा आदि में जाया करते थे। जो लोग थे जो ये मुद्दे रखते थे, इनके अपने मुद्दे कभी नहीं रहे। इनके ऊपर जो चीज़ थोपी गई ये सिर्फ उसको मानते चले आए हैं। कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी तरह उनके हाथों में या गैर बहुजनों के हाथों में ये बाकायदा एक कठपुतली के तौर पर काम किए हैं। और आज भी एक बड़े पैमाने पर जो गैर बहुजन राजनीतिक दलों में जो बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं वो आज भी वही कठपुतली हैं। इस हिसाब से ये जो राजनीति 1984 के पहले तक रही है वो एक परतंत्र राजनीति रही है। लेकिन जब मान्यवर लोकतंत्र के, भारत में जो लोकतंत्र के महानायक हैं, जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की परिभाषा लोगों को बताई कि लोकतंत्र क्या होता है, सत्ता में हर समाज की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होनी चाहिए, जो ये एक नई राजनीति मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू की, जो कि गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बावजूद अपने वैचारिकी को बुद्ध से शुरू करते हैं, बाबा साहब से जोड़ते हुए फूले, पेरियार, साहू, कबीर, रैदास की बात करते हुए एक लेगेसी क्रिएट करते हैं और इस लेगेसी से आगे बाकायदा एक आंदोलन खड़ा करते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम साहब जो है बाकायदा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं और राजनीतिक फलक पर आ जाते हैं। उसके बाद मान्यवर कांशीराम देखते ही देखते लगभग 11 साल का दौर आप कह सकते हैं कि 10 साल 11 साल पहुँचते पहुँचते बाकायदा उत्तर प्रदेश पर हुकूमत, अपनी सत्ता, अपनी सरकार बनाते हैं। उसके बाद 1996 आते आते बहुजन समाज पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया कि बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले भी जो है बहुजन समाज के लोग जो है गैर बहुजन दलों में मंत्री आदि पदों पर रहे हैं, लेकिन वो परतंत्र थे। अब यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, किस मायने में बहुजन समाज पार्टी सबसे अलग हो जाती है। आज भी जो ओबीसी वर्ग के कई सारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियाँ, अन्य जगहों पर पार्टियाँ हैं, वो पार्टियाँ भी हालांकि उसका नेतृत्व ओबीसी के हाथ में ज़रूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार से परतंत्र राजनीति के ही अंग हैं। वो इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की एक बड़ी पार्टी आप कह सकते हो, उत्तर प्रदेश में उत्तर क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर है, लेकिन जो उसका नायक है, उसका नायक खुद जो उसका नायक है वो गांधी का भक्त है, और जो गांधी का भक्त है वो गैर बहुजन है। मतलब इनके पास जो वैचारिकी भी इन्होंने अपनाया है, जिसे लोहियावाद आप लोग कहते हैं, ये लोहियावाद इनकी वैचारिकी नहीं है। लोहिया खुद गांधी का भक्त था, वो ब्राह्मणवादी मानसिकता का इंसान था, हालांकि वो समाजवाद का नारा दिया। लेकिन इस संदर्भ में समझना पड़ेगा, जो लोहियावादी है वो गांधीवादी है, जो गांधीवादी है वो वर्णवादी है, जो वर्णवादी है वो जातिवादी है, और जो जातिवादी है वही ब्राह्मणवादी है। ठीक इसका उल्टा भी सही है। जो जातिवादी है
या जो ब्राह्मणवादी है वही जातिवादी है, जो जातिवादी है वही वर्णवादी है, जो वर्णवादी है वही गांधीवादी है, और जो गांधीवादी है वही लोहियावादी है। इस तरह से देखा जाए तो इनके जो आदर्श हैं, जो इनकी वैचारिकी है, ये खुद भी इनकी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर पात्र आप जो है बहुजन समाज से आपको मिलेंगे, लेकिन एजेंडा, इनकी जो विरासत कह सकते हैं, इनकी वैचारिकी कह सकते हैं, इनके नायक कह सकते हैं, ये जनेश्वर मिश्रा इस टाइप जो नायक हैं, ये सब सवर्ण नायक इनके हैं। मतलब कि ये भी एक परतंत्र राजनीति है। लेकिन इस संदर्भ में इसी तरह से बिहार में भी कई सारे दल घूम रहे हैं, उनके भी अपने कोई नायक नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं सवर्णों की या गैर बहुजनों की पार्टी से टूट करके अपना एक क्षेत्रीय अस्तित्व स्थापित किया है। और ये जितनी ओबीसी टाइप की या अपने आप को ओबीसी कहते हैं, हालांकि ओबीसी के लिए काम नहीं करते हैं, एक मुखौटा के तौर पर काम करते हैं, ये लोग अपने आप को बहुजनों की बात या ओबीसी की नुमाइंदगी की बात करते हैं। लेकिन ना तो इनके पास अपना कोई नायक है, ना इनकी अपनी कोई विचारधारा है, ना इनका वहाँ अपना कोई एजेंडा है, ना ही इनका कोई अपना इतिहास है। और इनकी रणनीति भी कहीं ना कहीं गैर बहुजन मानसिकता से ही प्रेरित होती है, और इनको कभी कभी पैसे भी गैर बहुजनों से ही फंड हुए हैं, तब जाकर के इनकी अपनी विरासत बनी है। लेकिन जब हम 3 जून 1995 के जो भारत में बहुत बड़े बदलाव को हम देखते हैं, वो जो बदलाव बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब के नेतृत्व में बहन जी जो शपथ लेती हैं 3 जून को, वो एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। और यहाँ पर जो भारत की बहुजन राजनीति खड़ी होती है, ओबीसी वर्ग की जो राजनीति खड़ी होती है, जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहन जी को ओबीसी की महानायिका कहा जाता है, ओबीसी का मसीहा कहा जाता है। तो बहन जी जो ओबीसी के लिए इतना सारा काम किया है, किस तरह से इन्होंने नारे गढ़े, मंडल कमीशन के लिए किस तरह से काम किया, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से अन्य दल गैर परतंत्र है और बहुजन समाज पार्टी एक स्वतंत्र राजनीति कर रही है, इसको कई बिंदुओं पर देखें तो इसकी अपनी विचारधारा है। ये बुद्ध, फूले, रैदास, पेरियार, कबीर, बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर खड़ी है। ये बहुजन विचारधारा पर खड़ी हुई राजनीतिक दल है, तो इसकी अपनी एक स्वतंत्र अपनी विचारधारा है। नायक, अगर नायकों की बात की जाए तो इसके सबसे पहले नायक देखा जाए तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक आते हैं, सम्राट अशोक के बाद हर्षवर्धन हुए, उसके बाद संत शिरोमणि संत रैदास हुए, संत कबीरदास हुए, इसके बाद ज्योतिबा फूले हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, भारत राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, उदा देवी पासी, झलकारी बाई, महावीरी देवी, इस तरह के लखना पासी, इस तरह के बहुत सारे महानायक, और इस सारे के सारे महानायक SC ST OBC से आते हैं। वहीं नारायणा गुरु जो कि केरल से आते हैं, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, ये इनके महानायक हैं, ये इनके नायक हैं, इनकी वैचारिकी है। तो इस तरह से अगर बसपा की नायकों की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे नायक इनके खुद के नायक हैं, इनका अपने समाज के मतलब बहुजन समाज के नायक हैं। आगे यदि हम इतिहास पर गौर करें तो ये अपनी प्रेरणा, जैसे अन्य दल होते हैं, कोई कृष्ण को आइकॉन बना देता, कोई राम को आइकॉन बना देता, मतलब कि इनके सारे सब किराए के लोग हैं, इनके नायक भी किराए के सब कुछ है। लेकिन जो मान्यवर की राजनीतिक दल है, मान्यवर की जो विचारधारा है, उसके अपने नायक रहे हैं और उसका खुद का इतिहास रहा है। और ये इतिहास बुद्ध परंपरा का इतिहास रहा है, कबीरदास रैदास का एक अपना इतिहास रहा है, जिसे सबाल्टर्न भी आज कहा जाता है, वो इतिहास रहा है। तो इनका अपना एक स्वतंत्र इतिहास है। और एजेंडा आप देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा रहा है, इसका अपना स्वतंत्र एजेंडा रहा है। किस तरह से हमें लोगों को भूमि सुधार करना है, कानून व्यवस्था कैसे, हकों की कैसे सुरक्षा करनी है, सरकारें कैसे बनानी है, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह काम करने, ये सारी रणनीति इनकी खुद की अपनी थी। और एक साइंटिफिक पद्धति पर बाकायदा मान्यवर साहब एक वैज्ञानिक के पद पर काम करते थे, तो उनके वैज्ञानिक फार्मूलों में चीज़ दिखाई पड़ती है। और आगे अगर देखा जाए तो मान्यवर साहब जो लोगों को कैसे जोड़ते हैं, वो तमाम तरह के लोकतांत्रिक, संवैधानिक, सामाजिक तौर पर जुड़ के नारे गढ़ते हैं। मान्यवर साहब का जो लोकतंत्र को मजबूत करने का या भारत में भागीदारी की जो बात मान्यवर साहब कहते हैं, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मान्यवर साहब पहली बार बाबा साहब के बाद भारत में लोकतंत्र को पहली बार समझाते हैं। और मान्यवर साहब देश के 85% आबादी को
देश के पिछड़े वर्ग को, देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक वर्ग को मानवर साहब कहते हैं कि भाई आप लोग 85% हो, वोट आपका होता है लेकिन राज कोई और करता है। इसलिए मानवर साहब वहाँ नारा देते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरह से मानवर साहब नारे गढ़ते हैं। आगे बसपा में बड़ा फेमस नारा हुआ करता था, जब भारत में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी उस समय ललकार के बसपा के लोग कहा करते थे, चढ़ गुंडों की छाती पर, मार मोहर तू हाथी पर। इस टाइप के नारे गढ़े गए, जो जहाँ एक तरफ जनता में जोश भरता है, उन्माद भरता है। ये कहीं ना कहीं मानवर साहब की एक टेक्निक थी जो साइंटिफिक थी कि लोगों को किस तरह तैयार किया जाता है। और आगे देखा जाए, मानवर साहब रिजर्वेशन पर कहते हैं कि किस तरह से कहते हैं कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, और पीएम सीएम को हम वोट से लेंगे, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। और दूसरी बात, जो मानवर साहब अपने राजनीति करते हैं उसके अध्यक्ष खुद बहुजन समाज के लोग होते हैं, उसके कार्यकर्ता जो मिशन के लोग होते हैं सब अपने बहुजन समाज के होते हैं। यहाँ पर अपनी हुकूमत होती है। और आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अपनी हुकूमत आई, तो लगभग 4 महीने करीब हमारी पहली बार सरकार चली थी। उस सरकार में लगभग 1,45,000 गुंडों को अलग अलग धाराओं में बंद करके उनको जेलों में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश से क्राइम अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। जितने की बहुजन समाज के लोग थे, नारी समाज के लोग थे, सब बाकायदा सुरक्षित महसूस किया करते थे। तो एक संविधान सम्मत आरक्षण को पहली बार बाकायदा लागू किया गया। बैकलॉग में जो भर्तियां खाली पड़ी थी उन सबको बाकायदा भरा गया। और भूमि सुधार के मामले में देखा जाए तो मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इस तर्ज पर बाकायदा हम बहन जी ने जो है लोगों को पट्टे बांटे, उनको ज़मीनें दी, जो भूमिहीन लोग थे उनको ज़मीनें दी। और सबसे बड़ी बात, जो 3 जून 1995 का दिन है, इसे हम लोग सामाजिक महापरिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बदलाव का सूचक है। और पहली सरकार में ही मान्यवर साहब ने लखनऊ में परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन चौक जो बना हुआ है उसकी नींव कह सकते उसको रख दिया था, जो इस बात का सूचक तक हमारी विचारधारा क्या है। और बहन जी ने अपनी पहली सरकार में 29 सितंबर को अपने आदर्श, अपनी वैचारिकी, जिन पर पूरा बहुजन मूवमेंट है, जिसे हम अम्बेडकरी आंदोलन कहते हैं, अगर देखा जाए तो बाकायदा वहाँ पर बहन जी ने बाबा साहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर एक ज़िला बनाया था। तो जो पिछड़े वर्ग की एकमात्र राष्ट्रीय नेता बहन जी हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सितंबर 29, 1995 को ओबीसी वर्ग के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक ज़िला बनाया, जिसका नाम रखा अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर ज़िले में बहन जी ने महामाया राजकीय एलोपैथिक कॉलेज, मान्यवर कांसीराम साहब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, छत्रपति साहू जी महाराज पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसके साथ साथ अन्य सुविधा संपन्न अस्पताल, कोर्ट कचहरी, विकास भवन, कृषि भवन, फ्लाईओवर, और जो अंबेडकर नगर के सड़कें हैं वो राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस स्तर की सड़कें वहाँ बाकायदा बनाई गई। बिजली, स्वास्थ्य की बाकायदा व्यवस्था की, आधुनिक व्यवस्था की गई। और पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार अंबेडकर ग्राम योजना शुरू किया गया बाबा साहब के नाम पर। फिर आगे के कार्यकाल में मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर योजना चलाई गई। विधवाओं के पेंशन बढ़ाए गए और छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई। समय पर उनको छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो गई। इस लहजे से देखा जाए तो अंबेडकर नगर को बहन जी ने बाकायदा चहुमुखी विकास का पंख लगा दिया। ऐसा पंख लगाया कि आज अंबेडकर नगर भारत में चमक रहा है। अगर वहाँ के विकास को देखिए, जिस तरह से वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर दी गई हैं, वो बताता है कि जब अपनी हुकूमत होती है किस तरह बहुजन समाज हुकूमत करता है और किस तरह इसको स्थापित करता है। इसी संदर्भ में आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज में उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन में जा कर के वहाँ पर बदला लेते हैं उसका, तो उनके हमेशा भगत सिंह को तहजीब दी गई, सबको शहीद आजम बना दिया गया। लेकिन गैर बहुजनों की सरकारें, जो बहुजन विरोधी सरकारें हैं, उन्होंने कभी उधम सिंह को शहीद आजम तक नहीं माना। लेकिन पहली बार जब हमारी सरकार बनी तो अक्टूबर 1995 में ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बहन जी के नेतृत्व में एक ज़िला बनाया। वो फिलहाल अब उत्तराखंड में आता है। उस ज़िले का नाम रखा उधम सिंह नगर।
इस तरह से उधम सिंह के नाम पर एक ज़िला बना करके जो है उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। आगे अगर जैसा कि इनके नायक की बात हो चुकी है, क्या क्या कार्य कैसे किए गए इस कार्यकाल में, इसकी चर्चा हो चुकी है। अब अगर इसको पूरा समराइज करें, स्वतंत्र और प्रतंत्र, जब हम कहते हैं कि बहुजन समाज की राजनीति स्वतंत्र है, स्वतंत्र राजनीति का मतलब होता है कि अम्बेडकरी, बुद्ध फूले साहू अम्बेडकरी राजनीति। जो पार्टी, जो राजनैतिक दल बुद्ध फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर, मतलब अपने आइकॉन, अपने इतिहास, अपनी वैचारिकी, अपने लोग, अपने एजेंडे, अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की गौरव गाथाओं, उनकी संघर्ष गाथाओं पर अपने लोगों के बलबूते काम कर रहे हैं, वो अम्बेडकरी राजनीति के पार्ट हैं, जिसे बहुजन राजनीति कहा जाता है। बाकी इसके अलावा जितने बचते हैं वो परतंत्र राजनीति है, जो कि गांधी के लिए काम करते हैं, गांधी के लोगों की या गांधी की विचारधारा से प्रेरित हैं। जबकि पूरा भारत जानता है कि देश का 85% आबादी के लिए गांधी ने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए घातक ही सिद्ध हुए हैं, उनके हक में कभी कोई काम नहीं किया है। इसलिए जो बहुजन समाज की राजनीति है और बहुजन समाज के अन्य लोगों की राजनीति है, उसको बाकायदा आप गांधी और अंबेडकर की राजनीति कह सकते हैं। जो अंबेडकर की राजनीति है वो फूले से लेकर बुद्ध, फूले, अंबेडकर, इन सब की राजनीति है। बाकी जो अन्य लोग हैं, कोई लोहिया को मानता, कोई किसी गांधी को मानता, कोई किसी और को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई राम को मानता, ये जो राजनीति है एक गांधीवादी राजनीति है। इसलिए इसको दो हिस्सों में आप बांटकर देख सकते हैं। आगे इस राजनीति की, बहुजन राजनीति जो सबसे बड़ी खासियत थी कि मान्यवर कांशीराम का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इनके पास कोई फाइनेंसर नहीं था, इन्होंने पब्लिक से ही पैसा लगाया, पब्लिक से ही पैसा मांगा, उन्हीं से वोट मांगा और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी की। मान्यवर साहब एक नोट और एक वोट की बात करके एक चमत्कार कर दिया। और इस चमत्कार जब 3 जून 1995 को बहन जी शपथ लेती हैं, तो उस समय तत्काल जो नरसिम्हा राव जी, जो प्रधानमंत्री भारत के रह चुके थे, नरसिम्हा राव जी कहते हैं, उन्होंने बहन जी को भारत लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। और बहन जी ने जिस तरह से हुकूमत की, विद्वान जन उनको आधुनिक अशोक कहते हैं और उनके कार्यकाल को अशोक काल से तुलना करते हैं, अशोक काल की बात करते हैं। अगर आप देखिए कि जिस तरह से चौमुखी विकास हुए हैं, लखनऊ में महापुरुषों के नाम पर, नोएडा में महापुरुषों के नाम पर, बाकी पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, ज्योतिबा फूले के नाम पर, मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर, माता रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर, अलग अलग महापुरुषों, महानायकों, महानायिकाओं के नाम पर तमाम स्मारक बनवाए गए, बहुत सारे काम किए गए। बहुजन समाज की अस्मिता को, उनकी इतिहास को बाकायदा एक बार फिर से स्थापित किया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो 3 जून 1995 की घटना थी, ये पूरे भारत में सबसे बड़ी घटना, भारत के 2500 साल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं, खासकर राजनीतिक संदर्भ में और एक प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के भी संदर्भ में। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में मान्यवर साहब कहते थे, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल बाद में है, उससे पहले एक सामाजिक आंदोलन है। मान्यवर कहते थे कि राजनीति में सफलता मिले या ना मिले, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मिशन का कारवां है, जो सामाजिक परिवर्तन की बात मान्यवर और बहन जी करते हैं, वो कारवां नहीं रुकना चाहिए। कहने का मतलब जो सामाजिक बदलाव की परंपरा है, ये राजनीति से कहीं आगे की परंपरा है। तो इस तरह से जो ये पूरा दौर रहा है, इस पूरे दौर में जो जिस तरह से कार्यकाल रहा, जिस तरह से संविधान सम्मत कार्यकाल रहा, लोगों को रोज़गार मिले, नौकरियां मिली, डेवलपमेंट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, और सबसे बड़ा जो हुकूमत हुई कि गुंडे 1,45,000 गुंडे जेल के अंदर पहुंच गए। पहली बार भारत में यहाँ के गुंडों को कानून का अंदाज़ा हुआ, कानून के हाथ कितने लंबे हैं। अक्सर लोग फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन बहन जी ने बता दिया, लोगों को प्रैक्टिकली बता दिया, कानून के हाथ बहुत लंबे वाकई हैं। आगे अगर इसी संदर्भ में देखा जाए, जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग एक सामंती व्यवस्था बन चुकी थी, यहाँ एक माई बाप कल्चर चलता था। जो कलेक्टर हो, डीएम हो या अधिकारी जो होते थे, इनको लोग माई बाप समझते थे। लेकिन जब हमारी सरकार, बहुजन समाज की सरकार जब यहाँ बनती है, वंचित जगत की जब सरकार बनती है, जब बाबा साहब के बच्चों की सरकार बनती है, मान्यवर साहब के बच्चों की सरकार बनती है, तो वहाँ पर आप देखिए पहली बार बहन जी ने अपने हुकूमत में यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको पहली बार बहन जी ने बताया कि आप मालिक नहीं, नौकर हैं।
और पहली बार अधिकारी अपने ऑफिसों में टाइम से बैठ कर के सुनवाई किया करते थे, गांव-गांव विजिट पर जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, अपने कार्यकाल के अलग अलग कार्यकाल में देखा जाए, बहन जी आकस्मिक निरीक्षण बहुत किया करती हैं। तो ये जो आकस्मिक निरीक्षण की पद्धति है, इन सबसे पूरा का पूरा शासन व्यवस्था, पूरा विकास व्यवस्था सब कुछ एकदम चुस्त दुरुस्त रहती थी। इसीलिए जो प्रशासन का लोहा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी मानते हैं कि ऐसी हुकूमत अगर देखा जाए, खासकर भारत के संदर्भ में, जिस तरह की हुकूमत बहन जी ने की है, अशोक के बाद शायद भारत के इतिहास में किसी ने ऐसी हुकूमत नहीं की थी जो जन कल्याणकारी रहा हो। इसी संदर्भ में ये जो 3 जून 1995 का ऐतिहासिक दिन है, ये हमारे लिए एक प्रकार से पूंजी के तौर पर है, एक ऐसे समय का कह सकिए कि प्रमाण है जो मानवर फूले अम्बेडकरी विचारधारा है, बाबा साहब का संघर्ष है, मानवर साहब का संघर्ष है, उनका एक साकार होता हुआ सपना था 3 जून 1995 को किस तरह से पूरा बाकायदा स्थापित किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर बाकायदा आप जो मानवर साहब कल्पना करते हैं हम बेगमपुरा बसाएंगे, रैदास कल्पना करते हैं हम बेगमपुरा बसाएंगे, कबीरदास जी कल्पना करते कि नहीं हम अमृत देश बसाएंगे, और मानवर साहब खुद कहते हैं कि हम सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे, हम बौद्धमय भारत बनाएंगे। वो सब, उन सब का आगाज़ अगर भारत के इतिहास में, खासकर 2500 सालों के इतिहास में जैसा कहा जाता है, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो 3 जून 1995 का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और आगाज का दिन था। इसलिए इस 3 जून का जो दिन है, आज उसकी रजत जयंती है, सिल्वर जुबली है, एक सेलिब्रेशन का अवसर है हमारे लिए, अपने समाज के लिए, और एक सांस्कृतिक धरोहर है। ये इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, राजनीति में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में बहुत बड़ी तारीख है ये। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुजन समाज के लिए अपने आप में पूरी तरह एक बदलाव की परंपरा है, और इस 3 जून की तारीख को बहुजन समाज को एक सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जाए, एक जिस तरह से लिया जाना चाहिए, एक सांस्कृतिक पूंजी के तौर पर लिया जाना चाहिए। प्रोफेसर विवेक सर कहते हैं कि ये जो 3 जून का दिन है, ये हमारे बहुजन समाज के लिए एक सांस्कृतिक पूंजी का दिन है, और एक सांस्कृतिक पूंजी के तौर पर सेलिब्रेट करने का दिन है, और इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे इस तरह के जो ऐतिहासिक टाइप की तारीखें हैं, ऐसे सेलिब्रेशन के अवसर हमारे पास अभी बहुत कम हैं। तो उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की ये तारीख रही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का दौर रहा है। हालांकि अब ये जो बहुजन समाज के हुक्मरान बनने की परंपरा थी, ये परंपरा शुरू हो चुकी है, और 3 जून 1995 को बाबा साहब का वो सपना साकार हुआ जब बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से चिपलून में भाषण देते हुए कामगार मजदूरों की एक सभा को संबोधित कर लगभग 1.5 लाख की भीड़ थी। वहाँ पर बाबा साहब कहते हैं, भीड़ से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों में से इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, मैं उन सफ़ेद पोशों से प्रधानमंत्री नहीं चाहता, मैं आप लोगों में से प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आप बाबा साहब का विज़न देखिए, सपना देखिए। देश आज़ाद होता है 47 में, लेकिन बाबा साहब 38 और 39 में कल्पना करते हैं कि मैं इस गुलाम समाज से इस देश का हुक्मरान और प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। उसके बाद 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब लखनऊ में आते हैं, और वहाँ बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति है, राजनीतिक सत्ता है, ये मास्टर चाबी है, इसके थ्रू देश का जो वंचित जगत है, बहुजन समाज है, ये अपने लिए अवसर के सारे दरवाजे खोल सकता है। उसका आगाज ये जो बाबा साहब सपना देखते हैं, राजनीतिक चाबी की बात करते हैं, जिसे मानवर कांसीराम साहब गुरु किल्ली कहते हैं। इस गुरु किल्ली को अगर पहली बार जो कह सकते हैं बहुजन समाज का स्वाद चखा, वो 3 जून 1995 का दिन था। इस संदर्भ में ये दिन पूरे के पूरे भारत के सकल बहुजन समाज के लिए, खासकर पिछड़े वर्ग के लिए, नारी समाज के लिए, ट्राइब्स के लिए, और इस देश के वंचित जगत के लिए, दलित बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये संविधान सम्मत शासन, कानून व्यवस्था, बुद्ध फूले अम्बेडकरी विचार की, संविधान निहित समता, स्वतंत्रता, बंधुता, समाजवाद, इन नीतियों पर काम करते हुए बहुजन समाज की अपनी स्वतंत्र राजनीति की स्वतंत्र अस्मिता को कायम करते हुए बहुजन समाज की अपनी सरकार बनती है। इसलिए अगर इन सब को ओवरऑल देखा जाए, पूरे डिबेट को अगर समराइज किया जाए और इस डिबेट को देखा जाए, तो हम इसको कुछ इस पूरे मुद्दे को कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि
3 जून का जो आज 3 जून 2020 है, जो रजत जयंती है, 3 जून 1995 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो आज का दिन भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में जो गुंडों से त्रस्त प्रदेश, जहाँ सरकारी गुंडे काबिज हो गए थे, उन गुंडों के खिलाफ सर्व समाज ने मिल करके सर्व समाज की सबसे लोकप्रिय और ओबीसी समाज की सबसे लोकप्रिय, ओबीसी समाज की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का हुक्मरान बनाया गया। और इस देश में पहली बार बुद्ध, फूले, अंबेडकरी, साहू विचारधारा पर चलते हुए बहुजन समाज की, बाबा साहब की वैचारिक बेटी बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी और उनकी सबसे प्रिय शिष्या बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर ऐसी हुकूमत की कि वो आने वाले हुक्मरानों के लिए एक आदर्श बन गया। उनके शासन प्रशासन, सर्व समाज के साथ उनका जो उन्होंने न्याय किया, अपराधों पर जिस तरह से उन्होंने लगाम लगाई, भ्रष्टाचार को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया और नारी सशक्तिकरण में जिस तरह से काम किया और बहुजन महानायकों के इतिहास को स्मारकों के द्वारा जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया, वो स्थापत्य कला और भारत के इतिहास को पत्थरों पर उकेरने का जो काम किया, इन सब को देखते हुए बहन जी को आज आधुनिक अशोका कहा जाता है। और इस आधुनिक अशोका का जो कार्यकाल रहा है, जो इनका शपथ ग्रहण पहली बार रहा है, वो 3 जून का जो दिन था, वो बहुजन समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये राजनीतिक जरूर प्रतीत होता है, लेकिन एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन का दिन है। इसलिए पूरे भारत में पूरा पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समुदाय, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, ये सब लोग मिल करके 3 जून के दिन को सामाजिक महापरिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप सबको भी अपने बुद्ध, फूले, अंबेडकरी विचारधारा पर चलते हुए, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए, मान्यवर कांशीराम साहब की एकमात्र राजनीतिक विरासत को और मजबूत करते हुए बाबा साहब के चिपलून वाले सपने को साकार करना है, जहां बाबा साहब ने आज़ादी से लगभग 10 साल पहले कहते हैं कि मैं इस कामगार SC ST OBC वर्ग से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। तो साथियों, शायद वो समय बहुत जल्द आएगा। अब बहुजन समाज के लोग जिस तरह से एक्टिव हैं, युवा समाज जिस तरह से एक्टिव है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही बाबा साहब ने जो 1938 के दरमियान जो सपना देखा था कि हम अपना हुक्मरान, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी के साथ आप सब लोगों को आज 3 जून पर जो रजत जयंती है, बहुजन समाज की जो महानायिका के मुख्यमंत्री बनने का, उसके साथ साथ इसी जिसे हम सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो पूरे भारत, पूरी दुनिया के सकल मानव समाज को सामाजिक महापरिवर्तन दिवस की ढेर सारी